हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर एक पर्यावरण अध्ययन की क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे हुए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक चीज़, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यदि आप इसका PDF चाहते तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर कॉल करने पर या सिर्फ व्हाट्सएप करने से आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी PDF मिल जाएगी और आप डेली हमारे वीडियोस देख सकते हैं। सुबह आपका EVS का वीडियो रहता है, दिन में संस्कृत इंग्लिश के वीडियो रहते हैं और शाम को हमारा बाल विकास की क्लास यहाँ पर होती है। तो आप हमें लाइव भी शाम को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। सो सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा यहाँ पर नहीं होगा? मृदा, जल, विद्युत, वायु और पवन। सबसे आसान क्वेश्चन है और हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। प्राकृतिक स्रोत आपको दिख रहा होगा, विद्युत जो हमारे प्राकृतिक स्रोतों के अंदर नहीं आता है। भूमि हमारी प्राकृतिक है, जल हमारी प्राकृतिक है, वायु हमारी प्राकृतिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जल, वन, पवन और सौर प्रकाश। तो सबसे जल्दी और सबसे तेजी से खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन में हमारे वन आएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही बहुतायत से इसका प्रयोग करें और बहुत जल्दी इनके खत्म होने की संभावना रहती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्राकृतिक स्रोतों की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। प्राकृतिक स्रोत वे होते हैं जो क्या करते हैं, आपको परिभाषा यहाँ पर बतानी है। केवल भूमि पर मौजूद है, प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है, मानव निर्मित वस्तुएं जो प्रकृति में रखी गई है, या फिर केवल जंगलों से मिलती है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी ऑप्शन नंबर बी में। प्राकृतिक वस्तुएं प्रकृति का एक उपहार होता है, प्रकृति द्वारा दिया गया एक गिफ्ट होता है जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक यहाँ पर साबित होता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? अधजलीय शवों को जल में प्रभावित कर देना, प्रवाहित कर देना, बहा देना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों के अपशिष्ट को बहाना, कपड़े धोना, या फिर भस्म एवं अस्थियों का विसर्जन करना। तो देखो, गंगा नदी में बहुत ही ज़्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया फैल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अधजलीय जो शव होते हैं उनको वहाँ जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आधे जले हुए शवों को जल में प्रवाहित कर देने से गंगा नदी के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है उसकी मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, उसकी मात्रा होने का, उस बैक्टीरिया के पाए जाने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये ही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं गंगा नदी में हम लोग प्रवाहित करते अस्थियाँ, तो उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, एक नदी के जल का नमूना अम्लीय पाया गया जिसकी pH मान जो है परिसर, उसका pH परिसर जो है 3.5 से 4.5 था। नदी के किनारे बहुत सी फैक्ट्रियां थी जो अपने अपशिष्टों को नदी में बहा देती थी। किन फैक्ट्रियों में से किसका वाहित अपशिष्ट नदी के जल के pH मान को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कारक या फिर मुख्य कारक यहाँ पर हो सकता है? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है कि एक नदी के जल का नमूना लिया गया और वो अम्लीय पाया गया। 7 से ऊपर होता तो क्षारीय होता, 7 से नीचे है तो अम्लीय पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि नदी के किनारे तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, आपको ये बताना है कि किस फैक्ट्री का दूषित पानी या फिर अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने की वजह से नदी का pH मान जो है इतना कम हो चुका है। क्योंकि शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, 7 होता है शुद्ध जल का pH मान, लेकिन यहाँ पर कम है क्योंकि पानी अम्लीय हो चुका है। कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ होगा, वो पदार्थ आपको बताना है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या इस पानी को दूषित किया है? लेड बनाने वाली फैक्ट्री ने इसको दूषित किया है। लेड की बैटरियाँ होती है ना, वो वाली चीज़ें। प्लास्टिक के कण बनाने वाली फैक्ट्री ने, या फिर अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री ने, किसने किया होगा? बिल्कुल डेफिनेटली लेड बनाने वाली फैक्ट्री ने, फैक्ट्री जो है उसने यहाँ पर जल, जो नदी का पानी है उसको यहाँ पर प्रदूषित किया है, जिसकी वजह से पानी का pH मान काफ़ी कम हो गया है और 3.5 से 4.5 के बीच में उसका पानी का pH मान यहाँ पर रह गया है। आंसर क्या हो जाएगा? लेड बनाने वाली फैक्ट्री की वजह से ये कारण सामने आया है। अगला है, फ्रेश वाटर पौधे एवं जंतुओं के जीवन संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ pH रेंज क्या होनी चाहिए? pH वैल्यू क्या होनी चाहिए? फ्रेश वाटर पौधे और जंतुओं के जीवन संचालन के लिए pH मान कितना होना चाहिए? अभी हम देखे थे 7 होता है,
7 से नीचे अम्लीय होगा, 7 से ऊपर क्षारीय होगा। तो 6.5 से 7.5 के आसपास रह सकती है, क्योंकि ऑप्शन में आप देख लो 2 से 3.5 दे रखा है, 3.5 से 5 दे रखा है, 9 से 10.5 दे रखा है। तो आंसर क्या होगा? 6.5 से 7.5 के बीच में ये वैल्यू हो तो ठीक है, इससे कम भी नहीं होना है और इससे ज़्यादा भी नहीं यहाँ पर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। RRR फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, री दिख रहा है, मतलब RRR फॉर्मूले की यहाँ पर बात हो रही है। देखो, लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए 3 री होते हैं। 3 री इन द सेंस के 3 आर होते हैं। वो 3 आर कौन कौन से हैं? रीसाइकल, रीजनरेट, रीयूज। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस, रीजनरेट, रीयूज। तीसरा है रिड्यूस, रीयूज और रीडिस्ट्रीब्यूट। ऑप्शन डी है रिड्यूस, रीसाइकल और रीयूज। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो भी कचरा प्लास्टिक होता है उसको रिड्यूस करो, कम प्रयोग करो, रिसाइकलिंग करो, उसका पुनः चक्रण करो और वापस से उसको रीयूज़ कर लो, वापस से उसका पुनः प्रयोग कर लो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस करना, रीयूज़ करना और उसको क्या करना? रिसाइकल करना। ठीक है, सही RRR का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो कम प्रयोग करो, ज़्यादा करना ही नहीं है कि उसका पुनर्चक्रण करना पड़े। तो रिड्यूस, अपने प्लास्टिक वगैरह जो है या फिर अपने जो जितनी भी चीज़ें होती है आप उसको रिड्यूस, कम प्रयोग करो। रिसाइकलिंग करो, मतलब आप उसका पुनर्चक्रण यहाँ पर करो और वापस से आप उसका क्या कर सकते हो? रीयूज़ यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, उन कथन का चयन कीजिए जो जैव विविधता की अवधारणा की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बोला जाता है। पहला ऑप्शन है, जैव विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित जंतु एवं वनस्पतियों की विभिन्न समष्टियों से संबंध रखती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जैव विविधता केवल किसी क्षेत्र के पौधों से संबंध रखती है। जैव विविधता जंगलों में अधिक पाई जाती है। या फिर हमारा डी है, जैव विविधता किसी क्षेत्र में रहने वाले समष्टि के कुल जीवों की संख्या से संबंधित होती है। अब कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है? क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? दूसरा और चौथा सही है? पहला और तीसरा यहाँ पर सही है या फिर दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है? आप चाहे तो स्टेटमेंट एक बार और देख सकते हैं, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट पर मूव कर सकते हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें सही पाई जाती है या फिर कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे सामने, 1 सेकेंड, देखिए आपको तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? जैव विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित जंतु एवं वनस्पतियों के विभिन्न समष्टियों से संबंध रखती है, बिल्कुल सही है। जैव विविधता केवल किसी क्षेत्र में, क्या सिर्फ एक अकेला क्षेत्र होगा क्या? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। जैव विविधता जंगलों में अधिक पाई जाती है क्या? तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर मानव ज़्यादा निवास नहीं करते, लाइक हिमालय एरिया हो गए, ऐसे एरियाज़ हो गए जहाँ पर मनुष्य का आवास नहीं है, वहाँ पर आपको अधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है दूसरे जीव जंतुओं का अफेक्ट वहाँ पर नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हमारा सही है और तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। तो आंसर देख लीजिए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगेन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न दिए गए कथन में से उन कथन का चयन कीजिए जो समपोषणीय विकास की सही व्याख्या करते हैं। समपोषणीय विकास, पहला पॉइंट है पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाला नियोजित विकास। दूसरा है विकास पर्यावरण को चाहे कितनी भी हानि क्यों ना पहुंचाए। तीसरा है पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना या फिर सभी दावेदारों द्वारा स्वीकृत कार्य विकास। तो समपोषणीय मतलब सभी का एक साथ विकास हो, उसमें ना प्रकृति को नुकसान हो ना कि मानव को कोई भी नुकसान हो। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लग रहा है? पहला और चौथा सही लग रहा है क्या? दूसरा और तीसरा सही लग रहा है क्या? दूसरा और चौथा सही है या फिर ओनली स्टेटमेंट यहाँ पर 3 सही है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी विकास कार्यों को रोक दो? क्या ये स्टेटमेंट आपको समपोषणीय विकास के बारे में सही लग रहा है क्या? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? एक तो पहला सही है, पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाले कार्यों को आप नियोजित कर सकते हो, वही विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हो जिससे पर्यावरण को कम हानि होती हो। और दूसरा, विकास पर्यावरण को चाहे कितनी भी हानि ना हो, विकास चलता रहे, पर्यावरण को नुकसान देता रहे, तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हटा देंगे। तीसरा है कि सभी विकास कार्यों को आप रोक दो क्योंकि आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो ऐसे मानव जीवन कैसे चलेगा? तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी, सभी दावेदारों द्वारा स्वीकार्य विकास, मतलब कि सभी की सहमति से हम लोग यहाँ पर विकास कर रहे हैं, मतलब पर्यावरण सब कुछ को ध्यान में रखकर, प्राकृतिक चीज़ें हो गई, प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, मानव निर्मित चीज़ें हो गई, सभी को ध्यान में रखकर हम लोग विकास कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो समपोषणीय
समशीतोष्णीय विकास के अंदर आ जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक है और ऑप्शन डी भी यहाँ पर ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमारे देश में विस्तृत वनों का सफाया कर दिया गया है। विस्तृत मतलब जो अच्छे से फैले हुए थे उन वनों को सफाया कर दिया गया, उन वनों को काट दिया गया, डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर हो चुका है और केवल एक समष्टि के पौधे उगाए, सिर्फ एक ही समष्टि एक ही प्रकार के पौधे उगाए गए हैं। यह आदत किस चीज़ को प्रोत्साहन देती है? उस क्षेत्र की जैव विविधता को, क्षेत्र में एकल फसल को, प्राकृतिक वनों के विकास को, या फिर क्षेत्र के पारितंत्र का ये चीज़ यहाँ पर संरक्षण करती है। तो अभी देखो साफ साफ कंडीशन बताई हुई है कि हमने बहुत बड़े फैले हुए जंगल थे, विस्तृत जंगल थे, उनको सबको हटा दिया और सिर्फ एक ही फसल हम लोग यहाँ पर उगा रहे हैं, एक ही समष्टि के पौधे हम लोग यहाँ पर उगा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या शो करती है? क्षेत्र में एकल फसल, मतलब इस क्षेत्र में आपको सिर्फ एक ही फसल दिखाई देगी। सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जैव विविधता, ये जैव विविधता का मतलब भी यही होता है, बायोडाइवर्सिटी का मीन्स ही यही होता है कि अलग अलग प्रकार के पौधे, प्रजाति, जीव जंतु सभी एक साथ निवास करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है और इन्होंने तो सारे वनों का सफाया करके एक ही तरह की फसल उगा दी है, तो बायोडाइवर्सिटी तो बिल्कुल रही नहीं। प्राकृतिक वनों का विकास कर रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं। और क्षेत्र के पारितंत्र का संरक्षण होगा तो एक फसल उगाकर हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए। उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, केवल शाकाहारी उपभोक्ताओं का संरक्षण, या फिर सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण की विशद योजना। अब सफल वन संरक्षण कूटनीति अपना रहे कि हमें वनों का संरक्षण करना है और बहुत अच्छे से संरक्षण करना है। क्या क्या चीज़ें हम लोग अपना सकते हैं? उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का ही संरक्षण करोगे, उच्चतर जो पोषण के लेवल पर रहते हैं जैसे शेर हो गया, ठीक है, उनका ही संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। केवल उपभोक्ता, जो सिर्फ उपभोक्ता है, लाइक पेड़ पौधे खाकर अपना जीवन यापन करें, उन्हीं का हम लोग संरक्षण करें। केवल शाकाहारी उपभोक्ताओं, जो सिर्फ शाकाहारी जीव है, उनका ही हम लोग संरक्षण करें, या फिर सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण की विशद योजना बनानी है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा कि सभी भौतिक और जैविक घटकों की हमें संरक्षण करना है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, सभी का उत्पादक हो गए, सभी का हमें यहाँ पर संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख संदेश क्या है? वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारिता को निभाना। वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को पृथक कर देना, पृथक का मीन्स होता है अलग कर देना। विकास कार्यों के लिए वनों के वृक्षों को काट डालना, या फिर ऑप्शन डी है सरकारी एजेंसियों को बिना जवाबदेही के वनों को नष्ट करने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त करना। तो देखो बी, सी और डी वैसे ही नेगेटिव आंसर दे रहे और ऑप्शन ए पढ़ने के बाद तो लग ही गया था कि यही होगा, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर हो नहीं सकता है चिपको आंदोलन का। वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारिता को लेकर आना, सभी लोग जो है वन संरक्षण के लिए आगे आए, तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन डी भी बिल्कुल नेगेटिव था, ऑप्शन सी भी नेगेटिव था और ऑप्शन बी भी यहाँ पर पृथक कर देना मतलब अलग कर देना, तो ये ऑप्शन भी हमारा नेगेटिव है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगेन कथन वाला क्वेश्चन है। हमारे देश में अनेक स्थापित बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयास किए गए, जैसे कि टहरी और अलमाड़ी जो बांध है, नर्मदा से होकर निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। बांध की ऊंचाई बढ़ा दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पर स्टोर किया जाए, ठीक है। अब इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम क्या निकल कर आएंगे वो चीज़ आपको बतानी है। क्षेत्र के सभी भूपादप एवं जंतुओं का समूह नाश वहाँ पर हो सकता है। क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी एवं घरेलू पक्षी विस्थापित हो जाएंगे। तीसरा, एक कीमती कृषि भूमि का स्थायी नाश हो सकता है, परमानेंटली उनका नाश हो जाएगा। या फिर यह मनुष्यों के लिए स्थायी रोजगार सृजित करेगा। इससे क्या रोजगार मिल जाएगा क्या? तो देखो कौन से ऑप्शन आपको ठीक ठीक लग रहे हैं उनको आप चूज़ कर लीजिए एक एक करके। थोड़ा सा आप चाहें तो समय ले सकते हैं, क्योंकि या तो पहला और दूसरा सही हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा भी हो सकता है, दूसरा और चौथा भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर पहला तीसरा और चौथा भी यहाँ पर हो सकता है। देखो पहला तो यहाँ पर सही दिख ही रहा है कि क्षेत्र के सभी भूपादप एवं जंतुओं का समूह नाश हो जाएगा। जो भी वहाँ भूमि पर निवास करते थे अब उनका नाश हो जाएगा, वो वहाँ से या तो पलायन कर जाएंगे या फिर वो ज़मीन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगी। दूसरा भी सेम एज इट इज़ पहले को ही थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया गया है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी एवं घरेलू पक्षी जो हैं वो वहाँ पर विस्थापित हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और उनको निवास करना पड़ेगा। जैसे मनुष्य वगैरह है तो सरकार उनको कहीं दूसरी जगह भूमि दे देगी और उस ज़मीन को छोड़ने के लिए बोल देगी। मतलब एक ही तरीका है कि उनको वहाँ से हटाने का कार्य किया जाएगा। तो दूसरा भी ठीक है।
तीसरा है कीमती कृषि भूमि का स्थायी नाश हो जाएगा। बिल्कुल, जो कृषि भूमि जहाँ पर कृषक वहाँ पर कृषि करते थे तो उनको वो बाढ़ स्थापित वाला एरिया हो जाएगा, फिर उनको वो एरिया खाली करना ही पड़ेगा, डूब में आ जाएगा वो। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तीनों यहाँ पर सही है। हमसे दुष्परिणाम की पूछा था, तो ये मनुष्यों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएगा, ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्षिप्त शब्द जीएपी का विस्तृत रूप लिखिए। जो शॉर्ट में आपको जीएपी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रोस एसिमिलेशन बाय फोटोसिंथेसिस, गंगा एक्शन प्लान, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। या तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है या फिर एनिमल प्रोटेक्शन यहाँ पर हो सकता है। आपको बताना है जीएपी का फुल फॉर्म क्या है, और बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। असत्य कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, क्या ये कथन आपको गलत लग रहा है क्या? दूसरा, समपोषणीय विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास को तो प्रोत्साहित करता है, ये साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करता है। तीसरा है, समपोषणीय विकास जो होता है दावेदारों की विचारधारा को महत्व नहीं देता है। और ऑप्शन डी है, समपोषणीय विकास दीर्घकालीन योजना और स्थायी विकास है। समपोषणीय विकास क्या होता है? एक प्रकार की दीर्घकालीन योजनाएं आती है इसके अंदर, और स्थायी विकास हमें यहाँ पर देता है। तो अभी हम लोग एक समपोषणीय विकास वाला क्वेश्चन करके आए थे, उसमें हमने देखा था समपोषणीय विकास जो है दावेदारों की विचारधाराओं को महत्व देता है, सभी के सहमति से पर्यावरण के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है, जैसे बांध बनाना है, नदी का मुहाना चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो सभी की सहमति वहाँ पर ली जाती है, तो महत्व नहीं देता। ये तो आप गलत बोल रहे हो, तो ये कथन हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, फोर्थ भी यहाँ पर सही है कि दीर्घकालीन योजना और स्थायी विकास को यहाँ पर समपोषणीय विकास जन्म देता है। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है। ओके, तो ये आज का हमारा सेशन हो गया। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल के सेशन में, कल सुबह 6 बजे अगेन इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसके अंदर है, तो 30 क्वेश्चन हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिन में 2 बजे आपकी संस्कृत की क्लास है, शाम को 6 बजे आपकी बाल विकास की लाइव क्लास है। ठीक है, तो आप सारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल में जाकर आपको ऑल पर क्लिक करना है, तभी आपको वीडियोज़ जो आते हैं, डेली वीडियोज़ जो आते हैं, उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड हैव अ गुड डे।